हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन. If screen and the sound both are clear, then please press your hand raise icon. ठीक है, थैंक यू बच्चे. आई होप सो कि जो हमने कल लेक्चर किया था इक्विलिब्रियम कंडीशन वाला, वो सभी को टॉपिक क्लियर होगा. एंड ऑल्सो जो सेकंड टॉपिक हमारा दैट इज जो एंट्रोपी वाला टॉपिक था, आधा हो गया था आई थिंक. ठीक है, आई थिंक वो उतना तो क्लियर होगा. अब दोबारा मैं एक बार फिर एक्सप्लेन करवा रहा हूं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एंट्रोपी, इक्विलिब्रियम एंड प्रोबेबिलिटी. ठीक है, अब देखो कल भी हमने किया था कि जो इक्विलिब्रियम है, एट इक्विलिब्रियम योर प्रोबेबिलिटी विल बी मैक्सिमम, प्रोबेबिलिटी दैट इज मैक्सिमम, एंड प्रोबेबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स. ठीक है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स. ये क्लियर होगा सभी को. आफ्टर दैट नाउ वी हैव टू गिव द रिलेशनशिप बिटवीन एंट्रोपी एंड द प्रोबेबिलिटी. नाउ सिमिलर टू दीज थ्री थिंग्स और दीज थ्री लाइन्स, सेम इज द केस फॉर एंट्रोपी. दैट इज एंट्रोपी जो है मेरे पास अगर इक्विलिब्रियम है, देन एट इक्विलिब्रियम योर एंट्रोपी is also maximum. ठीक है, entropy is maximum, so that means at equilibrium probability is maximum and also at equilibrium entropy is maximum. It means there must be a relation between entropy and probability. So therefore in previous lecture we have written that कि जो अपना S है, एंट्रोपी है, एंट्रोपी को S से लिखते हैं, वो किसका फंक्शन होगा? वो प्रोबेबिलिटी का फंक्शन होगा, W का, जिसको थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं. समटाइम P भी लिखा होगा और W भी लिख देते हैं. ठीक है, ये चीज क्लियर है सभी को? तो ये रिलेशंस हैं. अब नेक्स्ट जो है इसके अंदर वो देखो कि ये जो हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं ना, दैट इज फॉर योर रिवर्सिबल अडियाबेटिक चेंज है. अगर प्रोसेस ऐसा हो जाए कि जो प्रोसेस आप अंडर एक्सपेरिमेंट है, वो आपका प्रोसेस क्या है, दैट इज इरिवर्सिबल, तो वो दोबारा वापस उसी प्लेस पे विद रिस्पेक्ट टू दीज पॉइंट उसी पाथ को फॉलो करके दोबारा नहीं अगर वापस जा सकता, उस टाइम पे एंट्रोपी ये वाला केस नहीं होता. ठीक है, वहां पे एंट्रोपी आपके पास क्या हो जाएगी, एंट्रोपी चेंज होती है अगर केस आपका इरिवर्सिबल वाला केस हो. जैसे हमने प्रीवियस आपका सैम है उसके अंदर हमने अच्छे ढंग से इसको किया था कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स हमेशा इंक्रीज होती है. फॉर एग्जांपल आप जिस रूम में बैठे हो, अगर आपने एक टाइम आपने उस रूम में किसी चेयर को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख दिया, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं इस चेयर को उठा के दोबारा उसी जगह पे रख दूंगा और एंट्रोपी सेम हो जाएगी, दैट इज नॉट द केस. अब वो एंट्रोपी क्यों नहीं सेम हुई? बिकॉज आपने जो एनर्जी यूज कर दी वो कहाँ गई फिर? वो तो नहीं आई ना, वो तो यूनिवर्स की एनर्जी में कन्वर्ट होगी. ठीक है ना, यूनिवर्स की जो डिसऑर्डर है उसको तो आपने चेंज कर दिया, उसका डिसऑर्डर जो है वो इंक्रीज कर दिया. तो हमेशा यूनिवर्स का डिसऑर्डर क्या होता है, इंक्रीज होता है. वो क्यों? क्योंकि जो भी आप प्रोसेस करते हो वो कभी भी रिवर्सिबल नहीं होता. नेचुरल प्रोसेस जितने भी हैं सब क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होंगे. ठीक है, तो ये हमने कल थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कशन नहीं किया था, आज हो गया. ठीक है, तो इसको भी इसके अंदर थोड़ा सा माइंड में रखना. अब देखो जो हमारा एक्सप्रेशन है, और ये जो एंट्रोपी है मैक्सिमम, मैंने कल एक्सप्लेन किया था कि जैसे 3-3 की कंडीशन है, ये आपके पास क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, और एक मेरे पास 5-1 है. अब अगर आपको बोला है कि 2 रूम्स है आपके पास और दोनों में आपने बच्चे इस तरह से बिठाने हैं कि बच्चे शोर ना करे, ठीक है, ज्यादा वो आपके पास डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करे, तो आप बच्चों को क्या करोगे, 3 एक रूम के अंदर है और 3 दूसरे रूम के अंदर है, तो वो आपकी स्टेबल कंडीशन आएगी. ठीक है ना, आपका जो कॉलेज है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, स्कूल है, आपकी क्लासेस हैं वो डिस्टर्ब नहीं होगी. तो स्टेबल कंडीशन कहाँ पे आती है, इक्विलिब्रियम के ऊपर. तो स्टेबल कौन सी है, ये 3-3 वाली स्टेबल है, ना कि 5-1 वाली. अगर 5-1 बैठे हैं तो 5 वाले तो शोर करेंगे, ठीक है, नॉइज प्रोड्यूस करेंगे, 1 वाला चलो बैठा रहेगा. ठीक है, तो ये वाली जो है ये आपके पास मैक्सिमम डिसऑर्डर की कंडीशन आप इसको कंसीडर करोगे. जितना दूर आप उन 6 स्टूडेंट्स को कर सकते थे आपने इसके अंदर किया है. क्लियर है? तो अब नेक्स्ट देखो जो हमारा एक्सप्रेशन है उसके अंदर हमने यहां तक किया था, एस जो आएगा वो किसका फंक्शन आएगा, डब्ल्यू का फंक्शन आएगा. अब 2 सिस्टम हमने कंसीडर किए थे, एक ए एंड बी, 2 सिस्टम थे अपने पास.
फर्स्ट वन इज ए है और सेकंड वन आपके पास क्या है, बी सिस्टम है। फर्स्ट वन की एंट्रोपी S1 है, सेकंड वन की एंट्रोपी S2 है। But if you are going to find the entropy of these two composite systems, then what will be the entropy? That is equal to S1 plus S2. Now as we know that कि जो S है वो किसका फंक्शन है, W का फंक्शन है। इट मीन्स आप S1 अगर लिखोगे तो वो क्या आएगा, वो आपका फंक्शन आ जाएगा W1 का फंक्शन हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप S2 लिखोगे तो वो किसका फंक्शन हो जाएगा, F ऑफ W2 का फंक्शन हो जाएगा। ये दोनों वैल्यूज उठा के इस इक्वेशन में हमने पुट की थी कल, ठीक है। अब देखो इसमें पुट करोगे तो आपके पास जो इक्वेशन है वो क्या आएगी, ये यहाँ पे यहाँ तक हमने किया था, वैल्यूज पुट करोगे, ये आगे मेरे पास वैल्यू S1 थी, S2 थी। अब इसको उठा के S वाली जो इक्वेशन थी, S क्या था, दैट इज S1 प्लस में S2। अब टोटल S क्या है, कंपोजिट प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं और उसको कैसे लिखते हैं, F, और टोटल क्या आ जाएगा W1 और W2। कंपोजिट है ना, इसका मतलब दोनों इकट्ठे, जैसे दो कॉइन्स आपने टॉस किए, एक पे हेड आया दूसरे पे टेल आया, उसको हम कंपोजिट प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो S1 की वैल्यू अभी फाइंड की थी, वो क्या थी, F W1। S2 की वैल्यू फाइंड की है, वो क्या थी, F W2। ठीक है, यहाँ तक हमने कल कर लिया था। अब यहाँ से नेक्स्ट देखो, हाउ विल यू डिफरेंशिएट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, जिसका यहाँ पे नंबरिंग 1.55 जो इसका नेम नंबरिंग दे रखी है। इस इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे, आपने इसको डिफरेंशिएट करना है W1 और W2 के विद रिस्पेक्ट टू करना है। और मैंने कल एक्सप्लेन किया था कि अगर सपोज करो मेरे पास जो फंक्शन है W1 एंड W2, वो आपका फंक्शन है, मान के चलो वो W1 एंड W2 है, उसकी वैल्यू जो है समथिंग लाइक ऐसा होगा कि W1 भी उसके अंदर होगा और W2 भी होगा। अब अगर आप क्या कर रहे हो, आप डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हो, किसके विद रिस्पेक्ट टू, डेरिवेटिव है आपका विद रिस्पेक्ट टू W1। अब डेरिवेटिव कर किसका रहे हो, W1 एंड W2 का। तो W1 के विद रिस्पेक्ट टू है W1 का, तो W1 फिर 1 हो जाएगा, बचेगा क्या, W2 बचेगा। अब डेरिवेटिव कर किसके रहे हो, ये फंक्शन का, तो इसके साथ आपको F डैश भी लिखना पड़ेगा। ये आ गया W1 एंड W2, ठीक है। तो कल जो हमने किया था दैट इज F डैश W1 W2, वहां से आपके पास ये इतना क्लियर है जो मैं अभी एक्सप्लेन किया है, ये वाला। अब दूसरी साइड देखो, जो आपके पास राइट साइड है इस इक्वेशन की, ये वाली जो राइट साइड है, अब इस फंक्शन का अगर करोगे डेरिवेटिव तो 0 आएगा, क्योंकि डेरिवेटिव आपका विद रिस्पेक्ट टू W1 है, पर ये फंक्शन W2 का है, तो आंसर 0 आएगा। जैसे आपके पास इक्वेशन दे दी x स्क्वायर प्लस में x है, और आपको बोला इसका dy फाइंड करो, तो y है ही नहीं, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। वैसे ये सिचुएशन है। अब ये फंक्शन है W1 का, तो इसका डेरिवेटिव आएगा, तो सिंपली f डैश लिखोगे। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, f डैश लिखा, क्लियर है। अब सिमिलरली आप हमने फर्स्ट ऑफ ऑल W1 के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव किया है, सेकंड टाइम आप करोगे विद रिस्पेक्ट टू W2 डेरिवेटिव करोगे इसका, तो वो जो मेरे पास इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन ये आ जाएगी। आई थिंक हो जाएगा, बिल्कुल ईजी है, ठीक है, सिंपल कंसेप्ट है। डेरिवेटिव अब किस टाइप से करोगे, मैथमेटिक्स के अंदर डेरिवेटिव इंटीग्रेशन अब आपको यूज टू हो, इन चीज़ों के दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आई थिंक, ठीक है। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेज कर लो, एक्सप्लेन कर लेंगे। अदरवाइज यहाँ तक ये दोनों चीजें क्लियर है, डेरिवेटिव W1 के विद रिस्पेक्ट टू एंड ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू W2। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर है? चलो ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो। ये जो दो इक्वेशंस हमने निकाली हैं, ये आपके पास दोनों इक्वेशन डिवाइड करो, ये इससे कट गया, बाकी जो बचा है वो देखो यहाँ पे लिखा W2 डिवाइड बाई W1, F डैश W1 डिवाइड बाई F डैश W2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये W1 इस साइड चला जाएगा, ये F W2 इस साइड चला जाएगा, आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी। सिंपल है, हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो हमारे पास ये वैल्यू आई है, अब इसको आगे किस टाइप से सॉल्व करोगे। अब यहाँ पे अगर ये सिचुएशन है, जैसे हमने कल किया था, मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर ऐसी इक्वेशन है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, यहाँ इससे आगे दे रखा हो P3 V3, तो इसका मतलब आपके पास क्या है, वो चीज क्या होगी, कांस्टेंट होगी ना। अगर वो सारी वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल ही आ रही है, P1 V1 P2 V2, तो सिमिलरली यहाँ पे क्या है, ये देखो W1 F W1 इक्वल टू W2 F W2। अगर इसके आगे ऐसा आ जाए W3 F डैश W3, इसका मतलब ये सारे इक्वल आ रहे हैं, तो ये भी फिर एक कांस्टेंट k ही होगा ना। तो ये देखो, इन सभी की वैल्यूज हमने क्या रखी है, k रखी है, बिकॉज ये इक्वल आ रहे हैं, जैसे हमने कल किया था इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर, सिमिलर टू ये वाली कंडीशन है। अब यहाँ से क्या करो, अब यहाँ से आपने क्या फाइंड करना है कि अगर हमें ये पता चल गया कि जो ये आपके पास, जैसे मैं यहाँ पे इसको इरेज कर रहा हूँ, ये हमने फाइंड कर लिया कि W1 F डैश W1 इसकी वैल्यू क्या आ रही है, k आ रहा है,
तो यहाँ से अगर आप फंक्शन फाइंड करोगे एफ डैश W1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी फिर k डिवाइड बाय W1 आ जाएगी। और सिमिलरली अगर आपने एफ डैश W2 फाइंड करना है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी k डिवाइड बाय W2 हो जाएगी। क्लियर है? तो ये दोनों वैल्यूज फाइंड करके अब क्या करना है, हमें तो फंक्शन फाइंड करना है, एंट्रोपी फाइंड करनी है। एंट्रोपी देखो फॉर्मूला क्या था, एफ ऑफ डब्ल्यू। तो इन दो इक्वेशन से हमें फंक्शन ऑफ डब्ल्यू चाहिए। W1 एफ डैश का हमें क्या कोई यूज ही नहीं, हमें एफ डब्ल्यू चाहिए। तो अगर डेरिवेटिव दे रखा हो उससे आपने पहले वाला अगर निकालना है तो आप क्या करते हो, इंटीग्रेशन करोगे। तो यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन का आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे। अब देखो अगर इंटीग्रेशन करोगे तो किस टाइप से ये आपके पास आएगा, यहाँ पे देखो मैं इक्वेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहली इक्वेशन आपके पास थी कि जो आपके पास एफ डैश W1 आया था उसकी वैल्यू थी आपके पास k डिवाइड बाय क्या थी मेरे पास, आई थिंक W1 थी, यही थी ना वैल्यू। आई थिंक एक मिनट मुझे चेक करने दो, k डिवाइड बाय W1, हाँ जी बच्चे ठीक है ये वाली वैल्यू। तो अब यहाँ पे क्या करना है, आपने इसका इंटीग्रेशन करना है, दोनों साइड आपको इसको इंटीग्रेट कर दो। अगर इंटीग्रेट करोगे तो ये आपका डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन से कट गया, आपके पास क्या आ गया एफ ऑफ W1। क्लियर है? अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये किसी 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का क्या होता है आपका इंटीग्रेशन, दैट इज log ऑफ x होता है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x। यहाँ पे अगर इसका इंटीग्रेशन लोगे तो ये मेरे पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ k बाय W1। तो 1/x है, 1/W1 है तो उसका क्या आ जाएगा, k तो फिर कांस्टेंट है वो तो बाहर ही रहेगा, 1/W1 का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास log ऑफ W1 आएगा यहाँ पे, ये W1 होगा। ठीक है, सिमिलरली आप दूसरा फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब ऐसा ही एफ ऑफ W2 का आएगा, उसकी वैल्यू क्या आएगी, दैट इज इक्वल टू k log ऑफ W2। इसका मतलब क्या हो गया, दैट मीन्स कि आपका जो एफ डब्ल्यू है वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा के लॉग डब्ल्यू के इक्वल आएगा। ये आ गई इक्वेशन, एफ ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू के लॉग डब्ल्यू। अब जो एफ ऑफ डब्ल्यू है हमने इक्वेशन की थी, एस जो होता है वो फंक्शन ऑफ डब्ल्यू है, थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी। तो इन दोनों को कंपेयर करोगे तो एस की वैल्यू क्या आएगी, एस इज इक्वल टू के लॉग डब्ल्यू। और ये इक्वेशन आपको एग्जाम में वहां पे लिखी हुई मिलेगी कि फाइंड द डेरिवेशन फॉर दिस। यहाँ बोला जाएगा कि एक्सप्लेन हाउ दिस फॉर्मूला बिकम, कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, एस इज इक्वल टू के लॉग डब्ल्यू जो है इसको एक्सप्लेन करो। ठीक है, और एक यहाँ पे मे बी अगर थोड़ा सा उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड करनी हुई ना चीजें तो ये आपको मिलेगा एस इज इक्वल टू के लॉग, और ये ओमेगा वाला साइन दे रखा होता है, इसका मतलब भी डब्ल्यू है। ये नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट को डोनेट करता है अगर ये इस तरह का ओमेगा ओम शेप दे रखी हो ना। ठीक है, ये यहाँ पे ओम नहीं है, ये इसको ओमेगा बोलते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर। ठीक है, तो ये दोनों आ सकते हैं क्वेश्चन, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और ये आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो अभी हैंड रेज करो, नहीं तो फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये चीज रहेगी, जो कांस्टेंट है वो आप कैसे फाइंड करोगे, इसको भी चलो देख लो। अब कांस्टेंट किस तरह से आप फाइंड करोगे, कांस्टेंट जो होता है हमने जो आपका प्रीवियस सेम है उसके अंदर हमने किया था, ये एंट्रोपी वगैरह इसके लॉज वगैरह किए थे। जो एब्सोल्यूट जीरो था वो क्या था, कि जो आपके पास एब्सोल्यूट जीरो है, अगर आपके पास एंट्रोपी क्या है जीरो है तो उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। एंट्रोपी अगर जीरो है तो उस स्टेट की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या है, W इज इक्वल टू क्या है 1 होगा। ठीक है, वो स्टेट उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, और इक्विलिब्रियम पे हम एंट्रोपी जो होती है वो भी आपके पास क्या है मैक्सिमम शो करते हैं। इसके अंदर एंट्रोपी जो होगी आपके पास वैल्यू जो होगी इक्विलिब्रियम के ऊपर। और यहाँ पे मेरे पास क्या है, अगर आप सोचो एंट्रोपी जीरो है, उसका मतलब क्या है, उस सिस्टम के अंदर डिसऑर्डर नहीं है, वो बिल्कुल वेल बैलेंस्ड है, इक्विलिब्रियम के अंदर है। तो W की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है ना, एब्सोल्यूट जीरो पे W 1 होगा, एंट्रोपी आपकी जीरो होगी। तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट करोगे तो C आपका क्या आ जाएगा, जीरो। और एग्जाम के अंदर आपको S इज इक्वल टू के लॉग ओमेगा, जो W है सॉरी, ये आपको वैल्यू वहां पे मिलेगी कि इस चीज को आप प्रूफ करो। ठीक है, तो वहां पे C इज इक्वल टू जीरो भी प्रूफ करके आना कि C की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, जीरो है। क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेज करो, नहीं तो फिर नेक्स्ट करते हैं।
ठीक है, क्लियर है बच्चे, सभी को क्लियर है? चलो ठीक है, अब नेक्स्ट देखो। अब नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन पार्टिकल्स इन टू कंपार्टमेंट्स ऑफ इक्वल साइज, और ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, देखो पहली बात तो मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था कि आपको एग्जाम में 2 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन है और ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। अब बट ये कभी सिंगल नहीं आएगा, हमेशा 2 पार्ट्स के अंदर आएगा। इसका भी ए पार्ट होगा और इसका भी बी होगा। सिमिलरली इसका भी ए आएगा और इसका भी बी आएगा। तो दैट मीन्स कि आपको एग्जाम में 4 क्वेश्चंस वहाँ पे मिलेंगे। और अब इसके अंदर एक यूनिट है, तो अगर 4 क्वेश्चन करने हैं तो लगभग सारे आपको टॉपिक कंप्लीट करने होंगे। दैट इज इसीलिए आपका सारा जो यूनिट है वो करवाया है। कोई एक आधा ही टॉपिक है जो इसमें से नहीं करवाया, वो कभी आया भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपका इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। इसको अच्छे ढंग से देख लो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन पार्टिकल्स इन 2 कंपार्टमेंट्स। अब 2 कंपार्टमेंट है और आपने उसके अंदर एन पार्टिकल जो है वो आपने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे? पहली बात तो ये है बच्चे कि ये जो आपका आंसर आएगा ना, आपका आंसर सेम आएगा जैसे हमने एन कॉइन्स लिए थे ना। जो एन कॉइन्स वाला आंसर था वही आंसर इसके अंदर आएगा। अब देखो ये एन कॉइन्स के साथ आप कैसे कंपेयर कर सकते हो? एन पार्टिकल, एन कॉइन्स, 2 कंपार्टमेंट, सेम चीज है। वहां पे हमने देखा था कि अगर एन कॉइन्स हैं, चलो ठीक है मेरे पास कॉइन्स एन है, पर एन कॉइन्स में या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो ये 2 क्या हो गए? ये आपके हो गए 2 कंपार्टमेंट्स। इस केस में ये आपके पास क्या है? 2 कंपार्टमेंट्स हैं और एन कॉइन्स की जगह आपके पास दे रखा है एन पार्टिकल्स। सो इट मीन्स this system is similar to the system in which we are throwing n coins at a time। तो ये दोनों चीजें सेम है, आंसर भी आपका सेम आएगा। लास्ट में देखोगे आंसर आपका सेम आएगा, जस्ट इसको करने का जो प्रोसीजर है ना वो थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, अगर तो 2-3 मार्क्स में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तब तो वहां पे ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती। तब आपने डायरेक्टली ये लिखना होता है कि ये सिस्टम आपका लगभग क्या है? सेम है। जैसे एन कॉइन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो इट मीन जो उसके अंदर प्रोबेबिलिटी आई थी मैक्सिमम वो निकालो, जो मिनिमम आई थी वो निकालो, वो आपका आंसर है। ठीक है, बट इसके अंदर ये आपका 2-3 मार्क्स में तो आता नहीं है, ये 6 मार्क्स के अंदर आपका क्वेश्चन आता है। तो अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन पार्टिकल्स इन 2 कंपार्टमेंट्स ऑफ इक्वल साइज, या 2 रूम्स आएगा, सेम चीज है। 2 सेल्स आ सकता है, सेम चीज है। तो देखो किस तरह से करोगे। अब कंसीडर करो मैंने एन पार्टिकल्स कंसीडर कर लिए, अब उसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 कंपार्टमेंट्स के अंदर। अब देखो हमने कल या प्रीवियस लेक्चर के अंदर, कल या परसों किसी ना एक दिन तो हमने किया था कि अगर मेरे पास जो कंपार्टमेंट्स हैं, सपोज करो अगर मेरे पास जो कंपार्टमेंट्स हैं उनकी जो वैल्यू है मान के चलो वो है के, और मेरे पास जो पार्टिकल्स हैं वो है मान के चलो मेरे पास एन है। अगर ये केस डिस्ट्रीब्यूशेबल का केस होता है तो इस केस के अंदर जो आपके पास नंबर ऑफ वेज आते हैं, किस तरह से आप लिखोगे? तो नंबर ऑफ वेज जो होते हैं वो क्या होता है? के रेज टू एन होता है ना। तो यहाँ पे कंपार्टमेंट कितने हैं? 2 हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं? एन है। तो आपके पास नंबर ऑफ वेज ऑफ दीज पार्टिकल आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 कंपार्टमेंट, टोटल क्या आएगा? 2 रेज टू एन। तो ये जो 2 रेज टू एन आया है ना, ये आपकी नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट है कि टोटल आपकी कितनी माइक्रो स्टेट बन सकती हैं, ये आपके नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट है। और ये मैं उस दिन एक्सप्लेन करवा चुका हूं कि आप माइक्रो स्टेट कैसे फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है n+1, और अगर माइक्रो स्टेट फाइंड करनी होती है उसका फॉर्मूला होता है 2 रेज टू एन। उस दिन हमने किया था, लेकिन कॉमन फॉर्मूला होता है k रेज टू एन। k डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स आपके पास कितने हैं। क्लियर है? किसी को कंफ्यूजन? ये जो 4 लाइनें लिखी हैं यहाँ पे इनका मतलब क्या है और ये क्यों एक्सप्लेन किया है? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेज करो, क्योंकि एक एक स्टेप है। अगर आपको एक स्टेप भी यहाँ पे आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आगे तो फिर चीजें डिफिकल्टी होंगी। क्लियर है अभी सभी को? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा चलो ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, देखें कोई कर भी रहा है या सिंपल बस फोन ओपन करके छोड़ रखा है। अब ये मेरे पास 3 कंपार्टमेंट्स हैं, दैट इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब इसके अंदर जो मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट करने हैं वो मैंने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 3 ही मेरे पास पार्टिकल्स हैं। जो मेरे पास पार्टिकल्स हैं वो मेरे पास कितने हैं? 3 हैं। तो मुझे बताओ नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट यहाँ पे कितनी होंगी? नंबर ऑफ
माइक्रो स्टेट्स, उसका जो यहाँ पे फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा? जिस बच्चे से मैं पूछूंगा वो बताओ। हाँ अभी गुरजीत, आवाज आ रही है? यस सर। क्या आएगा आंसर बच्चे इसका? सर 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 आएगा। अब ये 3 की पावर 3 क्यों आया है? सर इसमें कंपार्टमेंट 3 है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी 3 है। हाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी 3 है। ठीक है बच्चे, थैंक यू। अच्छा अब जो नेक्स्ट है, अगर यहाँ पे सेकंड केस में ये कर दूं कि जो आपके पास पार्टिकल्स हैं वो है मेरे पास, ये 3 पार्टिकल्स हैं ए एंड ए, तीनों पार्टिकल्स सेम है। ध्यान से क्वेश्चन सुन लो, तीनों पार्टिकल्स मेरे पास सेम है और मैं ये पूछ रहा हूँ कि मेरे पास नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट बताओ, सॉरी नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट बताओ। MACRO, दैट इज नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स बताओ। अब ये कितनी होंगी, मुझे इसका आंसर चाहिए। हाँ भी जसमीत बच्चे, आवाज आ रही है? यस हाँ जी बच्चे, क्या आंसर आएगा इसका? सर, मे बी n+1 3+1 4 आ जाएगा। हाँ 4 आएगा, मे बी नहीं है, दैट इज श्योर है। ठीक है, चाहे वो आपका इनडिस्टिंग्विशेबल हो चाहे डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हो, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कभी नहीं चेंज होगी, वो n+1 फॉर्मूला सेम ही रहेगा। ठीक है ना, सारे सुन लो, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट ऑलवेज सेम रहेंगी। दैट डजंट मैटर कि आपके पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल हैं या आपके पास पार्टिकल जो है इनडिस्टिंग्विशेबल है। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये चेंज कर दूं कि ये तीनों पार्टिकल सेम है, ए एंड ए पार्टिकल है, और मैं ये कह रहा हूँ कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट बताओ, देन आप विदाउट ड्रॉ किए, विदाउट उनका डिस्ट्रीब्यूशन किए आप नहीं बता सकते कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट उसके अंदर कितनी आएंगी। लेकिन अगर वो पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल हैं, अगर वो A B C करके दे रखे हैं, इट मीन्स आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ये K⁻n वाला। क्लियर है सभी को? ठीक है, ठीक है बच्चे, थैंक यू। अब देखो नेक्स्ट जो है, यहाँ से जो नेक्स्ट इसका जो पार्ट आएगा, आई थिंक ये चीज अब सभी को क्लियर होगी। ठीक है, ध्यान रखो, मैं फिर नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ सकता हूँ इसके अंदर इन बिटवीन लेक्चर। अब जो नेक्स्ट है, अब ये देखो, अब ये चीज अच्छे ढंग से समझ लेना। अब मैं 2 पार्टिकल कंसीडर कर रहा हूं, मेरे पास पार्टिकल्स कितने हैं? जो मेरे पास पार्टिकल्स हैं वो है 2 पार्टिकल्स। अब जो 2 पार्टिकल्स हैं, अब मैं एक ही बॉक्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहा हूं। आई एम नॉट आस्किंग फॉर नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स, आई एम ओनली टेलिंग यू देयर इज ओनली वन आपके पास कंपार्टमेंट है, इसी के अंदर हमने 2 पार्टिकल आपने क्या करने हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, और वो डिस्टिंग्विशेबल है। एक मान के चलो A है, दूसरा आपके पास B है। एक वे यहाँ पे और हो सकता है, आप इसको B × A भी लिख सकते हो। लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? तो इट मीन्स 2 पार्टिकल को अगर देमसेल्व्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब कि एक ही कंपार्टमेंट के अंदर, यहाँ देमसेल्व लिखा होगा, आपकी बुक के अंदर एक वर्ड लिखा होगा कि इफ वी वांट टू डिस्ट्रीब्यूट लाइक n पार्टिकल्स इन देमसेल्व, कितने वेज हो सकते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ से हमने फाइंड करने हैं। मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर पार्टिकल मेरे पास 2 हैं, तो अगर उनको मैंने किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, देम सेल्व्स, ठीक है ना, उन्हीं के अंदर, इन देम सेल्फ, यहाँ आप कह सकते हो एक कंटेनर के अंदर, एक कंपार्टमेंट के अंदर, तब कितने वेज आए? 2 आए। इसका मतलब 2 पार्टिकल थे, 2 ही वेज आए। चलो अभी यहाँ से फॉर्मूला नहीं बनना, चलो छोड़ दो इसको। अब नेक्स्ट देखो, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि पार्टिकल्स जो मेरे पास हैं वो 3 हैं, अब देम सेल्फ करना यही काम है। अब जो मेरे पास कंटेनर है वो सिंगल ही कंटेनर है, उसके अंदर आपने इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। पार्टिकल 3 है, A B C। एक ये केस हो सकता है, एक ये हो सकता है AC आगे आ जाए, B पीछे चला जाए। अच्छा, एक केस हो सकता है B आगे आ जाए, A एंड C हो जाए, B आगे है, C एंड A हो सकता है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। अब C फ्रंट पे हो और A एंड B हो, उसके बाद में C स्टार्टिंग में हो और B एंड A हो। इनके अलावा यहाँ पे कोई आपके पास सिचुएशन है वो बन सकती है या नहीं बन सकती? दैट इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे वो आपके पास सिचुएशन यहाँ पे टोटल नहीं बनेगी। ठीक है, क्योंकि कंटेनर आपके पास क्या है, सिंगल ही कंटेनर है, कंटेनर आपके पास ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो अब ये आपके पास, आप इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो टोटल। तो अब 3 पार्टिकल्स थे, आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन कितने हैं? देखो 1 2 3 4 5 6। तो अब यहाँ से हमने एक फॉर्मूला बनाना है कि ये अगर देम सेल्फ के अंदर अरेंज करने हैं तो आप किस टाइप से लिखोगे। देखो
अगर 2 पार्टिकल थे तो 2 ही वेज आए थे। इसका मतलब 2 पार्टिकल्स, अगर आपके पास 2 पार्टिकल्स हैं तो नंबर ऑफ वेज कितने आए हैं, 2 फैक्टोरियल वेज। देखो 2 फैक्टोरियल अगर सोल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल का आंसर 2 ही होता है, ठीक है। और अगर आप 3 पार्टिकल कर रहे हो, सपोज करो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, अगर ये मेरे पास पार्टिकल्स जो हैं वो अगर 3 पार्टिकल्स हो जाएंगे तो उस केस में क्या होगा, अगर मेरे पास पार्टिकल्स कितने हैं, 3 पार्टिकल्स हैं। अब जो 3 पार्टिकल्स वाला केस देखो, उसके अंदर टोटल वेज कितने बने हैं, 6 बने हैं। तो 3 पार्टिकल है तो उसको मैं 3 फैक्टोरियल लिख रहा हूँ। देखो 2 पार्टिकल थे तो 2 फैक्टोरियल वेज थे, 3 पार्टिकल हैं तो टोटल वेज कितने बन गए, 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को सोल्व करके देखो, 3 × 2 × 1 दैट इज इक्वल टू 6 हो गया। क्लियर है ना, ये 6 था, यहाँ पे भी आंसर क्या है, 6 है। इट मीन्स कि अगर आपने n पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, अगर मैं क्वेश्चन बोलूं कि n पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करो इन देम सेल्स, इट मीन्स उसका आंसर क्या होगा, उसके कितने वेज हो सकते हैं, n फैक्टोरियल वेज हो सकते हैं। किसी बच्चे को इसमें कोई कंफ्यूजन है तो अभी यहाँ पे हैंड रेज कर लो। क्लियर है सभी को, हो जाएगा। और यही नेक्स्ट पेज के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इट मीन्स अब हमें पता है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ वेज हैं, किसके लिए, नंबर ऑफ वेज फॉर n पार्टिकल्स टू बी अरेंज इन देम सेल्फ, तो उसका आंसर क्या आएगा, n फैक्टोरियल आपका क्या आएगा, आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को, जो टोटल आपके पास आंसर आएगा वो होगा n फैक्टोरियल। और ये मैं एक्सप्लेन करवा चुका हूँ किस टाइप से आएगा, इसको अच्छे ढंग से देख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, यहाँ तक हमने कर लिया। नेक्स्ट जो आपके पास है, अब यहाँ पे देखो, अब हमने क्या करना है, पार्टिकल्स तो चलो मेरे पास n थे, n पार्टिकल्स थे। अब n पार्टिकल्स को कितने कंटेनर में आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2 कंटेनर है, दैट इज फर्स्ट है, और आपका सेकंड कंपार्टमेंट कह लो, कंटेनर है, सेल है, रूम है, कुछ भी कहो, मीन सेम है, ठीक है। तो n फैक्टोरियल है, सॉरी n आपके पास पार्टिकल है, 2 कंपार्टमेंट्स हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2 कंपार्टमेंट्स जो है ना, हमने एक माइक्रोस्टेट मान ली कि जो मेरे पास फर्स्ट कंपार्टमेंट है, यहाँ पे देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो मेरा फर्स्ट कंपार्टमेंट है और ये सेकंड वन है, हमने ये चूज कर लिया कि फर्स्ट के अंदर पार्टिकल कितने आ रहे हैं, आर, और सेकंड में जो बचे वो सेकंड में चले गए। टोटल n थे तो सेकंड में कितने आएंगे, n - r। ये चीज क्लियर है। तो यहाँ पे हमने जो मैक्रोस्टेट, ये मैक्रोस्टेट ही होती है ना, जैसे पहले रूम के अंदर 1 आएंगे, दूसरे में 3 आएंगे, ये मैक्रोस्टेट होती है। तो अब मैक्रोस्टेट कौन सी बनी, पहले में r आएंगे, दूसरे में n - r पार्टिकल्स आएंगे, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, कंसीडर ए मैक्रोस्टेट r n - r। क्लियर है सभी को, ये माइक्रोस्टेट क्यों ली है, इसका मीनिंग क्या है, दैट मीन्स कि फर्स्ट कंपार्टमेंट में r है और सेकंड में आपके पास n - r है। अब यहाँ पे देखो, अब ना एक चीज हमेशा याद रखना कि जो आपके पास टोटल हमने यहाँ पे किया कि टोटल वेज मेरे पास कितने होंगे, n पार्टिकल्स हैं, अगर उनको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसके n फैक्टोरियल वेज होते हैं। अब n फैक्टोरियल में से कुछ तो मीनिंगफुल होते हैं, दैट इज मीनिंगफुल वेज होंगे यहाँ पे, ठीक है, मीनिंगफुल वेज, और बाकी जो बचेंगे वो मीनिंगलेस होते हैं। दोनों टाइप के वेज होंगे यहाँ पे, दैट इज मीनिंगलेस वेज होंगे यहाँ पे, दैट इज मीनिंगलेस वेज, ठीक है, दोनों ही होते हैं। अब जैसे मैं सिंपल क्वेश्चन कह रहा हूँ आपके लिए, मान के चलो ये मेरे पास कंपार्टमेंट है, 2 ही कंपार्टमेंट का केस कंसीडर कर लो। मैंने बोल दिया कि इसके अंदर टोटल 4 पार्टिकल हैं, ए, बी, सी एंड डी। मैंने बोल दिया कि डी जो आएगा वो दूसरे में आएगा, चलो ये तो फिक्स कर दिया। अब इसमें ए, बी और सी, अब इसको आप ए, सी और बी भी लिख सकते हो, अब इसको आप बी, ए, सी भी लिख सकते हो। अब वो तो मैटर नहीं करेगा, ये तो मीनिंगलेस चीज होगी। आपने बस बोला है कि डी सेकंड में आएगा, मतलब एक पार्टिकल सेकंड में आएगा, बाकी जो बचे हैं वो थर्ड में आएंगे। अब वो थर्ड आप अपनी मर्जी से लिख रहे हो, कोई ए बी सी लिख रहा है, कोई ए सी भी लिख रहा है, मतलब तो सेम है ना। वहां पे इस केस में कॉम्बिनेशन अप्लाई होता है, कॉम्बिनेशन में कभी अरेंजमेंट मैटर नहीं करती, आपने ए बी सी लिखा है या ए सी भी लिखा है। जो हमने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन किया था, ये चीज वहां से आ रही है। परमुटेशन के अंदर क्या होता है, अगर ऑर्डर देखोगे तो उसको परमुटेशन बोलते हैं, अगर ऑर्डर नहीं देखना तो उसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे तो ऑर्डर नहीं देखना, तो ए बी सी, कोई ए सी भी लिख रहा है, कोई बी ए सी लिख रहा है। अब उसमें से चीज तो एक ही है कि एक में 3 है और एक में 1 है, तो इसका मतलब कुछ आपके पास वेज कौन से होंगे, मीनिंगफुल भी होंगे, और कुछ आपके पास जो वेज हैं दीज आर मीनिंगलेस वेज, ठीक है, क्लियर है। तो सारे मीनिंगफुल नहीं होते, कुछ मीनिंगफुल होंगे और कुछ आपके पास मीनिंग लेस होंगे, ठीक है। अब उसमें से देखो, अगर फर्स्ट कंटेनर के अंदर आर है तो उसके जो वेज होंगे जो मीनिंगलेस होंगे, ठीक है, जो आपके पास बिल्कुल मीनिंगलेस हैं, वो आर फैक्टोरियल हो जाएंगे।
ठीक है। और जो n माइनस आर है उसके लिए टोटल मीनिंगलेस जो है वो कितने हो जाएंगे, n माइनस आर फैक्टोरियल। मैंने यहाँ पे मीनिंगलेस शो नहीं कर रखा, ठीक है ना, क्योंकि आर फैक्टोरियल को कैसे अरेंज करोगे, आर फैक्टोरियल वेज से। अब वो जितने वेज हैं वो सारे, आप अगर ये नहीं सपोज कर रहे कि किस में क्या रखना है तो वो सारे मीनिंगलेस हो जाएंगे। आपने सिर्फ ये रखना है कि एक के अंदर 3 है, एक के अंदर 1 है। अब वो कोई ABC लिख रहा है, कोई ACV लिख रहा है, तो वो सारे मीनिंगलेस होगी चीजें, ठीक है। उसके ऊपर वो चीजें डिपेंड करेगी, कुछ मीनिंगफुल है, कुछ आपके पास मीनिंगलेस है। तो अगर टोटल मीनिंगलेस अरेंजमेंट निकालनी है तो टोटल अरेंजमेंट किस तरह से निकालोगे, टोटल निकलेंगी जितने आपके पास फर्स्ट कंटेनर में है, उसके बाद में जितने आपके पास सेकंड कंटेनर में है, दोनों की आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो यहां से आपके पास क्या आ गई, टोटल नंबर ऑफ मीनिंगलेस अरेंजमेंट, ठीक है, क्लियर है। अब जो सेकंड है मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि टोटल मेरे पास n फैक्टोरियल वेज थे, n फैक्टोरियल थे, उसमें से कुछ मेरे पास क्या थे, मीनिंगफुल थे, और कुछ मेरे पास क्या थे, मीनिंगलेस थे, ठीक है। इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट होती है वो किसके इक्वल होती है, मीनिंगफुल प्लस में मीनिंगलेस। इसका मतलब तो यही होगा ना कि टोटल जो वेज है वो किसके इक्वल होंगे, मीनिंगफुल वेज प्लस में मीनिंगलेस वेज। तो यही हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया हुआ है। वो देखो जो नेक्स्ट फॉर्मूला यूज किया ये रहा, यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगी, नंबर ऑफ मीनिंगफुल अरेंजमेंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मीनिंगलेस। अब मीनिंगफुल हमें नहीं पता, वो हमने निकालनी है। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हमने फाइंड की है, n पार्टिकल के लिए कितनी होती है, n फैक्टोरियल, वो यहाँ पे लिख दिया। मीनिंगलेस जो होती हैं वो यहाँ पे लिख दी, r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n माइनस r फैक्टोरियल। आई थिंक इजी है, ये चीज क्लियर होगी। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मेरे पास क्या आएगा, नेक्स्ट जो है नंबर ऑफ, अगर मीनिंग फुल अरेंजमेंट आपने फाइंड करनी है तो वो कैसे आएंगी, यहाँ से n फैक्टोरियल है, ये इस साइड चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा r फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल। और ये किसका फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को NCR बोलते हैं ना, ये NCR का फॉर्मूला है। और ये क्या होती है, जो मीनिंगफुल अरेंजमेंट होती है वो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है, दैट इज द थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो NCR आया है वो आपके पास क्या है, दैट इज योर थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी। क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है ना। ये NCR होगा और ये टोटल आपके पास क्या है, नंबर ऑफ मीनिंगफुल। जो मीनिंगफुल होती है ना वही प्रोबेबिलिटी होती है, जो है ही मीनिंगलेस है उसका तो कोई मीनिंग वहां पे वो चीज तो काउंट होगी नहीं ना, जो मीनिंगफुल है वही चीजें काउंट होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अब जो नेक्स्ट आएगा मेरे पास वो है, यहाँ तक मैंने करवा दिया। अब ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट। अब जो यहाँ पे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना वहां पे आपको स्पेसिफिकली लिखा होगा, ये वाला क्वेश्चन दिया होगा और ऊपर लिखा होगा साथ में प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट पॉइंट के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट फाइंड करो, सेकंड पॉइंट के अंदर लिखा होगा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, और थर्ड में लिखा होगा मिनिमम प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम आप खुद करोगे क्योंकि वो नंबर ऑफ पॉइंट्स के अंदर मैंने करवाई थी वो सेम ही है, बिल्कुल आपने जो वहां पे किया सेम ही उतार दो, बिल्कुल सेम केस है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट जो होती है वो क्या होती है, वो इसको देख लो अच्छे ढंग से। ये सिंपल सी चीज है कि अगर मान के चलो ये मैंने कोई केस किया, अब ये इसके अंदर कोई ये केस बन गया, एक ये रहा और ये सेकंड केस बन गया। अब उसके बाद में यहाँ पे आपके पास ये लाइन आ गई, अब यहाँ पे ये थर्ड केस बन गया, ठीक है। फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस। अब इसकी मैक्रोस्टेट आप कंसीडर कर लो, ये 2 और 1 है, इसकी कंसीडर कर लो कि ये आपके पास 1 एंड 1 है, ठीक है। इसकी मैक्रोस्टेट आप ये कंसीडर कर लो। अब वो बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट फाइंड करो। अब मान के चलो अगर मैंने 2, 1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो मैं कैसे निकालूंगा, तो जो 2, 1 के लिए टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स है वो मेरे पास कितनी है, यहाँ पे टोटल माइक्रोस्टेट्स तो 3 है, तो 3 से तो आप डिवाइड करोगे, ठीक है। और उस दूसरा हमने निकालना है कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, जो 2, 1 वाली माइक्रोस्टेट है वो कितनी है, 2 है ना यहाँ पे, ये देखो फर्स्ट और 2 जो है वो 2, 1 के अंदर आती हैं, सेम बैच है इनका, इस बैच के अंदर आ रही है, तो इसका मतलब वो 2 ऊपर कितनी आएंगी, 2 आएंगी, और ये आपकी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट। और वो देखो यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन मैक्रोस्टेट, जो हमने कंसीडर की थी Rn माइनस R, और नीचे आएगा टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट जितनी भी सिस्टम में है वो सारी लेनी है। उस दिन हमने जो टॉपिक किया था ना आपका, आपने पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे, किसी कंटेनर के अंदर 2 डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, किसी के अंदर 3 डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, और किसी के अंदर आपने 4 पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो वो वाला जो केस है वहां से आप क्लियर हो जाएगा कि मैक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी हमने वहां पे फाइंड की थी, और आपको एक्सप्लेन भी कर रखा है कि आप जो माइक्रोस्टेट है या मैक्रोस्टेट है वो किस तरह से फाइंड करोगे, और ये सेम ही चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। आई थिंक प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट हो जाएगा। इसकी जस्ट आपने डेफिनेशन बतानी है, डेफिनेशन बता के आफ्टर दैट ये आपने फॉर्मूला यूज करना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड करोगे
तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी जो है अभी हमने फाइंड किया WRn-r अपर आई थी, उसकी वैल्यू क्या थी NCr, और इसको किससे डिवाइड कर दोगे 2n से, ये आपके पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रो स्टेट। ठीक है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बच्चे, ये बिल्कुल इजी चीज है। बाकी अगर ना हुआ तो कल चलो इसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा सा 5 मिनट इसके ऊपर लगा लेंगे। ठीक है, इसको कर लेना। ठीक है, नंबर ऑफ, चलो इसको एक बार देख लो, नेक्स्ट जो है बचा वो फिर कर लेंगे। मैं यहाँ पे आपको कंटेनर है वो एक ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, 2 कंटेनर्स हैं। अब ये बोल दिया कि आपके पास क्या है 3 पार्टिकल है A, B और C, इसको डिस्ट्रीब्यूट करो। तो यहाँ पे ABC आ सकता है, इसमें 0 आ सकता है, इसमें 0 हो सकता है, इसमें ABC हो सकता है। अब ये भी हो सकता है कि इसमें AB आ जाए, इसमें C आ जाए, फिर ये हो सकता है कि इसमें C आ जाए, इसमें AB आ जाए। ठीक है ना, तो इस टाइप से हमने उस दिन जितने भी अरेंजमेंट्स की थी, ये वो वाला केस आएगा, और उस केस से आपको पता चल जाएगा कि प्रोबेबिलिटी जो है माइक्रो स्टेट की कैसे फाइंड करते हैं। जैसे ये देखो, ये आपकी सेम स्टेट आ रही है, जैसे इसके अंदर एक के अंदर 3 0 आ रहे हैं, सेम नहीं बच्चे, सॉरी लग है, और एक आपके पास 0 3 है। अगर 3 0 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो कैसे निकालोगे, एक ही स्टेट है और टोटल केस है 3 पार्टिकल है, टोटल केस आपके पास कितने बनेंगे टोटल, अगर 6 बन रहे हैं 8 बन रहे हैं वो चेक कर लेना, तो 1/8 हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रो स्टेट कैसे फाइंड करोगे ये कर लेना, इसके अंदर NCR वाला फॉर्मूला मैंने करवा दिया है। आगे जो इसके बचा है ना नेक्स्ट, वो आपका है, वैसे आपको करवाया हुआ है ये वाला मोस्ट प्रोबेबल और लीस्ट प्रोबेबल, ये आंसर सेम है, जो n को n के अंदर आया था वही यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक है, बाकी चलो इसको कल एक्सप्लेन कर लेंगे, इतना एक बार जरूर कर लेना जितना यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स वगैरह या एंट्रोपी वाला जो टॉपिक किया है। ठीक है बच्चे, ठीक है, थैंक यू बच्चे, इसको कर लेना।